हेलो एवरीवन। हम लोग आज द कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 पे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार खुद से गैजेट है जो इसकी वो पढ़ के आइए और फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये एक लेक्चर सीरीज़ नहीं है, ये एक एमसीक्यू सीरीज़ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा प्रिलिमिनरी का सिर्फ पार्ट 1 कवर हुआ है, टोटल 10 एमसीक्यूज है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। The Code on Wages Act has how many chapters? ये जो आपका द कोड ऑन वेजेस 2019 का एक्ट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? ठीक है, तो ये आप याद रखना, इसका आंसर ऑप्शन बी, टोटल 9 चैप्टर्स है इस कोड ऑन वेजेस में। नेक्स्ट, द कोड ऑन वेजेस एक्ट हैज़ हाउ मेनी सेक्शंस? अब इस एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टोटल 69 सेक्शंस है। ठीक है, 9 चैप्टर्स एंड 69 सेक्शंस। ये दोनों एग्जाम में आने के चांसेस है, तो आप याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आइए एक एक करके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। द कोड ऑन वेजेस एक्ट इज एक्ट नंबर 35 ऑफ 2019। दूसरा कह रहा है द कोड ऑन वेजेस एक्ट इज एक्ट नंबर 29 ऑफ 2019। तो इसमें जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो कोड ऑन वेजेस एक्ट है ये 2019 का एक्ट नंबर 29 है। ठीक है, इसको भी आप याद रख ही लेना। दूसरा है इट केम इनटू फोर्स और वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 8 अगस्त 2019। चौथा है इट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 8 अगस्त 2019। तो इसमें जो करेक्ट है वो है ऑप्शन 4। ठीक है, ये जो कोड ऑन वेजेस एक्ट है ये पूरे इंडिया में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है या फिर इनटू फोर्स नहीं आया है। ठीक है, इसे बस अभी तक प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है ऑन 8 अगस्त 2019। मतलब ये बिल पास हुआ है पार्लियामेंट से, लेकिन इसे अभी पूरे इंडिया में इन्फोर्स नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ऐसा हो कि इट वाज इम्प्लीमेंटेड और केम इनटू फोर्स ऑन 8 अगस्त, तो वो गलत है। इसे बस अभी तक प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पता नहीं कब इन्फोर्स करेगी, वो गैजेट में नोटिफिकेशन डाल के वो इन्फोर्स करेगी खुद बाद में। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो है 2 और 4, ऑप्शन डी। यहाँ पे मैंने नोट करके ये बात लिखी है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब एनफोर्स करना होगा तो वो ऑफिशियल गैजेट में बाय नोटिफिकेशन दे देगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि इस कोड में जो डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए, मतलब कुछ सेक्शन को किसी डेट को कुछ अलग डेट पे एनफोर्स करना है, बाकी सेक्शंस को कोई और डेट पे एनफोर्स करना है। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन या प्रोविजन को अलग अलग डेट पे एनफोर्स किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि सारा एक साथ ही करना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट्स। यहाँ पे 4 एक्ट्स के नाम दिए गए हैं। पहला है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, दूसरा है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, तीसरा है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और चौथा है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द अबव एक्ट्स वे रिप्लेस्ड बाय द कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019। ओके, ये जो कोड ऑन वेजेस एक्ट आया 2019 में, इसने इनमें से किस एक्ट्स को रिप्लेस किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ओके, 1, 2 और 3 एक्ट नंबर जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इसको कोड ऑन वेजेस एक्ट ने रिप्लेस किया है। एक्चुअली एक और एक्ट है जिसको कोड ऑन वेजेस ने रिप्लेस किया है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, द फैक्ट्रीज एक्ट नहीं है, द फैक्ट्रीज एक्ट को किसी और एक्ट ने रिप्लेस किया है। ठीक है, इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। यहाँ पे मैंने नोट करके बात लिखी है, जो कोड ऑन वेजेस एक्ट है उसने 4 एक्ट्स को रिप्लेस किया है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो ये भी चांसेस है पूछने के लिए, आप ये 4 एक्ट के नाम याद रखना जिसको द कोड ऑन वेजेस एक्ट ने रिप्लेस किया है। और जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट था, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड जो आया है OSHW कोड 2020 में, उसने फैक्ट्रीज एक्ट को रिप्लेस किया है। तो ये भी आप जो बात है इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 एक्सटेंड्स टू। अभी जो कोड ऑन वेजेस एक्ट का है ये इंडिया में कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ठीक है, पहला है ओनली स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ओनली स्टेट्स एंड नॉट यूनियन टेरिटरीज। ओके, स्टेट्स में ही बस ये
एक्सटेंड करता है, मतलब वैलिड है स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में ये कोड ऑन वेजेस एक्ट वैलिड नहीं है। दूसरा कह रहा है कि सिर्फ यूनियन टेरिटरी में वैलिड है। तीसरा कह रहा है कि ओनली दो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वहीं स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो स्पेसिफाई करेगी उसी में बस वैलिड है। चौथा है कि होल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये जो आपका कोड ऑन वेजेस एक्ट है ये पूरे इंडिया में वैलिड है। ओके, पूरे इंडिया में कहीं भी कोई जगह छूट इसमें छूटती नहीं है, पूरे इंडिया में वैलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है अकाउंटिंग ईयर मीन्स द ईयर कमेंसिंग ऑन। अब जो आपका कोड ऑन वेजेस एक्ट में जो आपका अकाउंटिंग ईयर का जो डेफिनेशन है वो जो ईयर स्टार्ट होता है वो किस डेट से स्टार्ट होता है। तो सारे ऑप्शन आप पढ़ लेना। इसका आंसर है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। ओके, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट होता है। डोंट गेट कन्फ्यूज, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी नहीं है, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 7 है एडवाइजरी बोर्ड मीन्स द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन। अब जो कोड ऑन वेजेस एक्ट में एडवाइजरी बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया गया है, इसका काम क्या होता है। इसमें दो टाइप के एडवाइजरी बोर्ड आते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। इसका काम होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इस एक्ट से रिलेटेड एडवाइस करना है। ठीक है, तो इसको किस सेक्शन के अंडर कंस्टिट्यूट किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ये होता है सेक्शन 42 के अंडर। ओके, सेक्शन 42 में हमारी एडवाइजरी बोर्ड की बात की गई है, उसके बनने की, उसके फंक्शंस की, उसके मेंबर्स की, क्वालिफिकेशंस की, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 8 है हु हैज़ द पावर टू लिवाई टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल इनकम पे जो टैक्स लगाने का जो पावर होता है वो किसके पास होता है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट, तीसरा है बोथ, चौथा ये कह रहा है कि नन कैन लिवाई यानी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, दोनों में से कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सिर्फ एंड सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है कि आपके एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होता। वो इनकम टैक्स लगा सकती है, एक्चुअली लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन जो एग्रीकल्चरल टैक्स होता है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टर की जो डेफिनेशन दी गई है इस कोड ऑन वेजेस एक्ट में, इन रिलेशन टू एन एस्टैब्लिशमेंट मीन्स ए पर्सन हु, पहला ये कह रहा है कि अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस ए गिवन रिजल्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अगर मतलब कोई एक एस्टैब्लिशमेंट है उसमें कोई एक काम कराने का उसने ठेका ले लिया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि सप्लाइज गुड्स और आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चर, वो जो आर्टिकल्स या गुड्स सप्लाई कर रहा है मैन्युफैक्चर के लिए, कुछ काम के लिए, तो उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। तीसरा है कि सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी वर्क ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एज मियर ह्यूमन रिसोर्स। अब वो सिर्फ आदमी प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह से मजदूर प्रोवाइड कर रहा है वो कोई काम कराने के लिए फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। चौथा ये कह रहा है कि इंक्लूड्स ए सब कॉन्ट्रैक्टर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के अंडर कोई एक सब कॉन्ट्रैक्टर है जो ये मैनेज कर रहा है तो वो भी कॉन्ट्रैक्टर के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता दूँ, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, जो सिर्फ गुड्स और आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहा है मैन्युफैक्चर के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में नहीं आता। जो आदमी एक काम कराने का ठेका लिया है किसी एस्टैब्लिशमेंट का वो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में आता है। या फिर जो सिर्फ आपका क्या कहते हैं यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ आदमी प्रोवाइड कर रहा है लेबर करने के लिए उस काम के लिए किसी एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन में आता है और इसमें सब कॉन्ट्रैक्टर भी इंक्लूड रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 3 एंड 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन की बात की गई है। ऊपर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन देखी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर की देखते हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्ट लेबर मीन्स अ वर्कर हु इज एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट व्हेन इज हायर्ड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो होता है जिसको एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, कोई एस्टैब्लिशमेंट के वर्क से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सही होगा। दूसरा है इंक्लूड्स इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, मतलब दूसरे स्टेट से कॉन्ट्रैक्टर कोई है वो लेबर लेके आ रहा है आपके स्टेट में, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को कोई काम कराने के लिए, तो वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर के डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, इसमें इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर भी इंक्लूड होते हैं। तीसरा ये कह रहा है कि इंक्लूड्स अ वर्कर हु इज रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर एनी एक्टिविटी ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट and his employment is governed by mutually accepted standards including engagement और permanent basis। तो ये गलत है।
वो वर्कर जो रेगुलरली कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय कर रहा है अपने किसी काम के लिए, और दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कुछ म्यूचुअल कंडीशंस है कि वो उसको इतना पैसा देगा, वो उसका इतना काम करेगा, और इंक्लूडिंग एंगेजमेंट ऑफ परमानेंट बेसिस, ठीक है, परमानेंट बेसिस पे उसको ले रहा है, रेगुलरली ले रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के डेफिनेशन में नहीं आता, ठीक है। चौथा है इंक्लूड्स अ वर्कर हु गेट्स पीरियडिकल इंक्रीमेंट इन द पे, सोशल सिक्योरिटी कवरेज एंड वेलफेयर बेनिफिट्स। अब जो वर्कर के ये सब बेनिफिट्स मिल रही है, सोशल बेनिफिट्स मिल रही है, वेलफेयर बेनिफिट्स मिल रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है उसका पे का, वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर के डेफिनेशन में नहीं आता। ओके, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो है 1 और 2। याद रखना, टेम्प्रोरी बेसिस पे जिसको लेते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, परमानेंटली, रेगुलरली या फिर जिसको इंक्रीमेंट मिल रहा है वो सब आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर के डेफिनेशन में नहीं आते। ओके, इसका आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन डी। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग आपका जो प्रिलिमिनरी है वो कंप्लीट होगा और आगे के 1-2 चैप्टर्स और उसमें आ जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियोस बनाने में। ठीक है, सो दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।